हेलो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आईसीएसई वालों ने दिया हुआ है। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है इसके अंदर। द क्वेश्चंस दोज नीड ए डीपर थिंकिंग, दोज नीड्स ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, राइट। एप्लीकेशन बेस्ड भी है। सो लेट अस गो थ्रू हाउ दे आर एंड लेट अस ट्राई टू सॉल्व देम। So first question we have is from the chapter light. When the light enters air to glass, it bends towards the normal. If the red, blue and yellow colors are allowed to enter the same glass block at the same angle of incidence, then for which color the value of I minus R should be greater? The difference, angle of incidence और angle of रिफ्रैक्शन का डिफरेंस बहुत बड़ा होना चाहिए. सो लाइक इफ वी ड्रॉ द डायग्राम, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट. सो दिस डिफरेंस आई माइनस आर सबसे बड़ा होना चाहिए. तो लेट अस स्टार्ट विद द रेड कलर. रेड कलर के बारे में हमको पता है कि इट शोज द लीस्ट डिविएशन. लीस्ट डिविएशन यानी रेड कलर ऐसा सीधा निकलने की कोशिश करेगा, तो रेड कलर के लिए जो डिफरेंस है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, राइट. एंड देन विबग्योर को याद करें तो विबग्योर में से हमको पता चलेगा रेड के लिए सबसे स्मॉलेस्ट होता है डिविएशन, वायलेट के लिए सबसे बड़ा होता है डिविएशन. तो ये डिफरेंस सबसे बड़ा रखने के लिए आर छोटे से छोटा होना चाहिए, राइट. सो आर छोटा होने का मतलब है डिविएशन मैक्सिमम, राइट. जैसे ये रे अगर डिविएट नहीं होती तो ऐसी सीधी जाती. सो अल्टीमेटली आर सबसे छोटा होना चाहिए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस के कंपैरिजन में आर छोटा होना चाहिए, राइट. तो ही ये डिफरेंस बड़ा होगा. तो आर छोटा किस में होगा? अगर हम रेड कलर लेंगे तो रेड कलर ऐसा सीधा जाएगा तो आर बड़ा हो जाएगा रेड कलर. दूसरे कलर से ब्लू, येलो, राइट. मैंने कहा कि यहाँ पे डिविएशन मैक्सिमम में रेड में लीस्ट है, तो वायलेट के पास में आता है ब्लू कलर. तो ब्लू कलर के केस में आर सबसे छोटा होगा, अल्टीमेटली डिफरेंस सबसे बड़ा होगा. तो ब्लू इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में है assertion and reason type. When the light passes through the triangular prism, it is observed that for the two angle of incidence the angle of deviation is same. yes, ये होता है जब एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन होता है. जब एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 दोनों सेम रहते हैं. I2 यानी इमरजेंस वाला एंगल. एंड देन रीजन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी द लाइट रिट्रेस बैक द पाथ इन द रिवर्सिंग द डायरेक्शन. लाइट रिट्रेस द पाथ इन रिवर्सिंग द डायरेक्शन. सो पहले असर्शन चेक करना है सही है कि नहीं है, रीजन चेक करना है सही है कि नहीं है, फिर थर्ड पॉइंट में ये चेक करना है कि क्या रीजन ये एजर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. सो एजर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन कहीं पे भी द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्रिज्म के अंदर कहीं पर भी नहीं आता है, राइट. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आता है जब लाइट जाती है, रिफ्रैक्ट होती है, और यहाँ पे तुम प्लेन मिरर रखोगे तब जाके लाइट रिट्रेस बैक करेगी, वो अपने खुद के रास्ते पे चली जाएगी. सो अल्टीमेटली ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट का. अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द करेक्ट पाथ ऑफ द लाइट थ्रू द लेंस, राइट. सो कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्जिंग लेंस होता है. यहाँ पे रे ऐसे जाने की जगह पे डाइवर्ज हो रही है, सो ये तो रॉन्ग ही है. फिर ये रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी. अगर ये वाला डायग्राम याद करो, राइट, तो इसमें इमेज थोड़ा बड़ा रहेगा कंपेयर टू डॉट साइज, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो ये भी मुझे रॉन्ग लग रहा है. फिर ये वाला केस कॉनकेव डाइवर्जिंग, तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाने की बजाय डाइवर्ज हो रही है, इट्स गोइंग अवे फ्रॉम इट्स इनिशियल डायरेक्शन, तो दिस सेम्स करेक्ट.
एंड यहाँ पे कॉनकेव कन्वर्जिंग दिखाया है, जबकि कॉनकेव तो डाइवर्जिंग लेंस होता है. सो अल्टीमेटली ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. सो फ्रॉम फॉलोइंग डायग्राम्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. फिर फोर्स वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है. द डायग्राम बिलो शोज 4 पुली सिस्टम. स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग द डायग्राम इज ट्रू. तो कौन से स्टेटमेंट इस डायग्राम के नीचे वाले सही है. सो इफ वी गो थ्रू द स्टेटमेंट्स वी कैन सी दैट 3 पुली सिस्टम्स विथ VR2, 1 पुली सिस्टम विथ VR1. सो सब जगह पे वेलोसिटी रेशियोज को कंपेयर करने के लिए कहा हुआ है. सो वेलोसिटी रेशियोज को कंपेयर करना है तो डायग्राम में से हम वेलोसिटी रेशियो ढूंढ लेंगे. राइट, अल्टीमेटली ये क्वेश्चन है वेलोसिटी रेशियो ढूंढने के बारे में. सो पहला डायग्राम कितना होगा इसका वेलोसिटी रेशियो 3. जनरली वेलोसिटी रेशियो जितने पुलीज होते हैं उतना ही होता है, बट क्योंकि एफर्ट ऊपर के डायरेक्शन में लगाया है, एफर्ट इज अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो इन दैट केस पुलिस +1. एफर्ट ऊपर के डायरेक्शन में है तो नंबर ऑफ पुलिस +1. इसमें एफर्ट नीचे के डायरेक्शन में है तो जितने पुलिस है उतना ही वेलोसिटी रेशियो होगा. इसमें भी एफर्ट नीचे के डायरेक्शन में है, जितने पुलिस है उतना ही वेलोसिटी रेशियो होगा. सो 2 पुलिस के वेलोसिटी रेशियो 3 है, 2 पुलिस के वेलोसिटी रेशियो 2 है. लेट अस सी द ऑप्शंस. सो देयर आर 3 पुलिस विथ VR2. नो. देयर आर 2 पुलिस विथ VR2. यस. 1 पुलिस सिस्टम विथ 3 and 1 पुलिस सिस्टम विथ VR1. नो. देयर आर 2 पुलिस सिस्टम्स विथ VR2, 1 with 3 and 1 with 4. ऐसा भी नहीं है, हमारे पास 2 3 वाले हैं और 2 2 VR वाले हैं. There are 2 पुलिस systems with VR2 and 2 पुलिस systems with VR3. So फोर्थ ऑप्शन डी सही है यहाँ पर. नेक्स्ट फोर्स वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है. द डायग्राम बिलो शोज ए फोर्स F 40 न्यूटन्स acting on the rod AB pivoted at A in the different directions. ठीक है, identify the correct statements. So let's go through the statement. P and S have opposite moments. The magnitude of the moment of force, magnitude of the moment of force is maximum. The moment of force. So going through the options हमको ये पता लग रहा है कि moment of force कैलकुलेट करना है. तो moment of force कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में once again ऑप्शन को go through करेंगे. So here if you calculate the moment of force, टॉर्क भी कहते हैं उसको. सो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है, या तो FS cos थीटा भी लगा सकते हो. सो फोर्स 40 न्यूटन्स, डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर. सो 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो वो 0.8 हो जाएगा. 32 न्यूटन मीटर टॉर्क आ रहा है. एंड दिस इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा. सो +32 न्यूटन मीटर. फिर इस केस में कैलकुलेट करेंगे तो नीचे की तरफ है, क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव. सेम डिस्टेंस सेम फोर्स, तो यहाँ पे भी टॉर्क उतना ही आएगा 32 न्यूटन मीटर, बट क्लॉकवाइज है इसीलिए नेगेटिव साइन के साथ. हियर टॉर्क कैलकुलेट कर पाएंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है. अगर करना भी होता, हो सकता था इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट, अगर ये थीटा दिया हुआ होता तो. यहाँ पे थीटा दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे. तो इतना ही कैलकुलेशन है. एंड नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस. P एंड S हैव अपोजिट मूवमेंट्स. नहीं, P का मूवमेंट पता है बट S के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम इन R. R का तो कैलकुलेट ही नहीं हो पा रहा है, थीटा नहीं दिया हुआ है. मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम इन P एंड Q. तो मैग्नीट्यूड यहाँ भी 32 है, वहां भी 32 है, ये सही लग रहा है ऑप्शन. फोर्थ वाला ऑप्शन, मूवमेंट ऑफ फोर्स इन R इज नेगेटिव. अब R तो कैलकुलेट ही नहीं किया है, राइट, हो ही नहीं पा रहा है. सो अल्टीमेटली ये ऑप्शन सी राइट है. द मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम इन P एंड Q. फोर्स वर्क पावर एनर्जी का ही क्वेश्चन है. इन द डायग्राम बिलो 4 कोन्स आर डेपिक्टेड, ईच विद द हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर. द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इंडिकेटेड बाय डॉट्स.
located at 9 centimeter, 8 centimeter, 4 centimeter, 3 centimeter from the apex of the each cone. Which of this cone is completely solid? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट? और हमको ये पता लगाना है कि कौन सा कोन सॉलिड है। सो अगर होलो बॉडी होती, होलो ऑब्जेक्ट होता, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में कहीं पे या ऊपर कहीं पे आता। बट अगर कोई बॉडी सॉलिड है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे से एकदम नीचे की तरफ आएगा। सो कंपेयर करेंगे तो ये बॉडी ही सॉलिड है, राइट? इस वजह से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी नीचे है, बाकी सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर दिया हुआ है। मे बी ये पूरा खाली है, ये मे बी ये पूरा खाली है, थोड़ा भरा हुआ है, और ज्यादा भरा हुआ है, और ये काफी ज्यादा भरा हुआ है। वी कैन से कि ये सॉलिड ही है। सो 9 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे नीचे है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा सॉलिड है। ये कोन के लिए, ये अगर सिलेंडर के लिए सेम क्वेश्चन आता है तो क्या कहोगे कि ऐसे ही मैं 4 सिलेंडर दे दूं तो ये चारों सिलेंडर में से सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका कहाँ होगा? 4 सिलेंडर ड्रॉ कर देता हूं मैं, तो ये चारों सिलेंडर में से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? लेट्स से ये वाले सिलेंडर में, ये वाले सिलेंडर में यहां तक पानी भरा हुआ है, ये वाले सिलेंडर में पूरा पानी भरा हुआ है, ये वाले सिलेंडर में यहाँ पानी भरा हुआ है, और ये वाला सिलेंडर खाली है। तो अब जनरली सिलेंडर तो एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, तो चारों अगर खाली होते तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में ही होता। अब इस केस में आधा पानी भरा हुआ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका होगा नीचे की तरफ, यानी सेंटर पॉइंट ये है, तो सेंटर पॉइंट के कंपैरिजन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका नीचे कहीं पे आएगा, यानी यहां पर कहीं पे आएगा। इसमें पूरा पानी भरा, सॉरी, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे चला जाएगा, यहां पर आएगा। पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा सॉलिड है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में ही रहेगा। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे पानी भरा हुआ है, तो नीचे ज्यादा वजन है, तो कंपेयर टू दिस इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और भी नीचे होगा। और ये पूरा खाली है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेंटर में होगा। अल्टीमेटली पूरा भरा हुआ और पूरा खाली, ये सिलेंडर के केस में पूरा भरा हुआ पूरा खाली, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में ही है। बट थोड़ा भरा हुआ है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर या नीचे होगा। पानी भरा हुआ है, राइट, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं पे होगा। देन नेक्स्ट, फोर्स वर्क पावर एनर्जी का ही क्वेश्चन है। द गिवन फिगर डेपिक्ट्स द ग्राफ ऑफ द वर्क डन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट अंडर ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो ग्राफ दिया हुआ है और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो पता लगाना है। तो रीड कर लेते हैं एक बार स्टेटमेंट, तो हमको पता चलेगा कि ग्राफ में से एक्चुअली करना क्या है। फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द डिस्प्लेसमेंट। सो गो थ्रू करते हैं, तो हर जगह पे एंगल कैसे पता लगाएंगे इसमें से? सो एंगल पता लगाने के लिए वर्क डन एक कीवर्ड है। वर्क डन का फॉर्मूला हमको पता है, एफ एस कॉस थीटा, राइट? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सो ग्राफ में से हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स ले लो, कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स ले लो, इवन एक कोऑर्डिनेट भी चलेगा। सो वर्क डन में फोर्स हमको दिया हुआ है 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? अगर ये मैं पहला केस ले लूं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 20 मीटर कॉस थीटा, और वर्क डन हो रहा है 100 जूल्स। सो इफ आई सिंप्लीफाई दिस, कॉस थीटा मुझे मिलेगा 1/2। अल्टीमेटली कॉस थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, 60 डिग्री। सेकेंड वाले केस के लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो वर्क डन दिया हुआ है 200 जूल्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 40। फोर्स तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि फोर्स कांस्टेंट, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट है 40 और अगेन कॉस थीटा, क्योंकि हमें थीटा से ही रिलेटेड ऑप्शन ढूंढना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन मुझे सेम चीज मिल रही है, दैट इज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री।
थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट। सो ऑप्शंस में अब क्लियर हो जाना चाहिए, फोर्स इज एक्टिंग एट ए एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डिस्प्लेसमेंट। जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, वर्क डन दिया हुआ है, ये कीवर्ड है, राइट। सो वर्क डन का फॉर्मूला लिख लो, कांस्टेंट फोर्स, तो वर्क डन के अंदर फोर्स आता है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, सो फिर आगे सॉल्व कर सकते हो। During his experiment with the single movable pulley, Jess determined the effort, mechanical advantage, and efficiency as x, y and z. So effort x है, ma y है और efficiency है z। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको थोड़ा खुद के टर्म्स में या मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख लो, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, सॉल्व करने में भी इजी रहेगा। सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, आफ्टर ल्यूब्रिकेटिंग द पुली थरोली ही रिकैलकुलेटेड द एफर्ट एम एंड एफिशिएंसी। सो इसके बाद में उसने ल्यूब्रिकेशन किया और फिर से एफर्ट एम ए और एफिशिएंसी कैलकुलेट की, तो एफर्ट नया वाला मिला एक्स डैश वाई डैश और एफिशिएंसी मिली जेड डैश। सो दिस इज जस्ट लाइक साइकिल चला रहे हो तुम, ग्रीसिंग ऑयलिंग नहीं किया हुआ है चेन में, काफी एफर्ट लगाने पड़ते हैं पैडल मारने में, बट जैसे ही ऑयलिंग ग्रीसिंग कर देते हो, राइट, ऑयलिंग ग्रीसिंग करने के बाद थोड़ा इजी हो जाता है साइकिल चलाना। तो ऑयलिंग ग्रीसिंग करने के बाद इट्स इजी टू पैडल अप। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द सिनेरियो। सो देख सकते हैं हम ओरिजिनल और नई ई, एम ए और ईटा की वैल्यूज को कंपेयर किया है। सो हम यहाँ पे कंपैरिजन लिख देते हैं। एफर्ट कब ज्यादा होगा, पहले के बाद में, पहले वाला एफर्ट ज्यादा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पहला वाला एफर्ट ज्यादा है, दूसरा वाला एफर्ट छोटा है, ल्यूब्रिकेशन के बाद एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। फिर एम ए, राइट, एम ए बाद में बढ़ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होगा, हमको कम पैडलिंग या कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफिशिएंसी भी बाद में बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी भी बाद में बढ़ जाएगी। सॉरी, ये एफर्ट के लिए मैंने गलत लिखा, एफर्ट बाद में कम लगेगा, हमको पैडल मारने में आसानी हो जाएगी। तो एफर्ट नहीं, सही किया था, एफर्ट जो नया वाला एफर्ट है वो छोटा होगा। सो ये कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन के बेस पे ऑप्शंस देखते हैं। एक्स डैश इज ग्रेटर देन एक्स, नहीं, राइट, एक्स डैश की तरफ कोन है तो कोन तो यहाँ पर x की तरफ है, गलत। y डैश इज ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे भी y डैश की तरफ दो एरोस खुल रहे हैं, यहाँ पे कोन है, नहीं चलेगा। z डैश इज ग्रेटर देन z, यस, सो ये सही ऑप्शन। ग्रेटर देन लेसर देन में प्लीज मेक श्योर, देखो हमने कैलकुलेट किया ऐसा था, उन लोगों ने लिखा है कुछ अलग फॉर्मेट में, तो या तो इसको सेम फॉर्मेट में लिख के कंपेयर करो, या तो फिर ये जो ग्रेटर देन लेसर देन की साइन है उसके एरोस कहाँ खुल रहे हैं, कहाँ पर कौन है, वो ध्यान रहना चाहिए। सो टिक मार्क में भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत अच्छे से करो, कम से कम टाइम लेके ज्यादा एफिशिएंसी के साथ टिक मार्क करो। 9th क्वेश्चन, फॉर ए ग्लास ब्लॉक द आई वर्सेस आर ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। सो ग्लास ब्लॉक के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ग्लास ब्लॉक के लिए ऐसा कुछ अगर तुमने किया है, लेट अस सी क्या होता है, एक डायग्राम ड्रॉ करके हम थोड़ा सोचे। सो ऐसा आएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ग्लास ब्लॉक है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। सो इंसिडेंस बढ़ाएंगे, रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन होगी या नहीं होगी। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। फिर रीजन क्या दिया हुआ है, रे ऑफ लाइट अंडरगोस रिफ्रैक्शन, इट फॉलोज द स्नेल्स लॉ। सो स्नेल्स लॉ तो ऑब्वियसली यहाँ पे लगेगा, यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है, स्नेल्स लॉ है साइन आई बाय साइन आर, राइट। और इसमें से ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन आर इज इक्वल्स टू साइन आई। सो प्रोबेबली इसमें स्ट्रेट लाइन तो हमको मिलेगी, और रीजन क्या दिया हुआ है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट अंडरगोस रिफ्रैक्शन इट फॉलोज द स्नेल्स लॉ, तो ये भी सही ही लग रहा है।
अब एसर्शन और रीजन में ये एक ही ऑप्शंस होते हैं कि एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, एसर्शन सही है, रीजन गलत है, रीजन सही है, एसर्शन गलत है, एसर्शन सही है और रीजन भी उसका सही एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन सेम ही रहते हैं, तो हमको इन दोनों को बहुत अच्छे से इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। ग्लास ब्लॉक के लिए आई वर्सेस आर ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, क्या ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज में जनरली ग्राफ कर्व टाइप में आता है, सो स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिलेगी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि असर्शन गलत है। रीजन तो सही है कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल होता ही है, और ये रीजन असर्शन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि असर्शन है ही गलत, तो सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि रीजन सही है, असर्शन गलत है। ऑप्शंस देखेंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, नहीं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, नहीं। assertion is true but reason is false, नहीं, assertion तो true, assertion तो false है। assertion is false but the reason is true, हाँ ये सही लग रहा है, तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर साउंड का क्वेश्चन है कि डैश ऑफ यूवी ग्रेटर देन डैश ऑफ माइक्रोवेव, द क्वांटिटी सुटेबल फॉर फिलिंग बोथ द ब्लैंक्स इज, फिल इन द ब्लैंक्स करना है और हमारे पास ये चार ऑप्शन है, कौन सा सूटेबल होगा, स्पीड सूटेबल होगा, स्पीड इन मीडियम सूटेबल होगा, फ्रीक्वेंसी सूटेबल होगा कि वेवलेंथ सूटेबल होगा। तो सिंपल पहली अंडरस्टैंडिंग तो यही है, माइक्रोवेव्स और अल्ट्रावायलेट, राइट, ये दोनों सनलाइट में से आती है, सनलाइट की स्पीड सेम ही रहती है 3 × 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड, तो स्पीड से तो ये ब्लैंक्स नहीं भरने वाली है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए तुमको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चार्ट पता रहना चाहिए। वी ग्योर आता है बीच में विजिबल रेडिएशन, वी के पहले आता है अल्ट्रावायलेट और अल्ट्रावायलेट के पहले आता है एक्सरेस, ये सारी केमिकल इफेक्ट्स दिखाती है, राइट। एक्सरेस के पहले भी आती है कुछ गामा रेडिएशंस आई थिंक, और फिर बाद में आती है कॉस्मिक। ये पूरा चार्ट जितना अच्छे से याद हो अच्छी बात है क्योंकि उसी के बेस पे क्वेश्चंस है। केमिकल इफेक्ट दिखाती है ये सारी, और वी क्योर के बाद में, आर के बाद में आती है इंफ्रारेड, फिर आती है माइक्रोवेव्स, राइट, माइक्रोवेव्स के बाद में रेडियो वेव्स आती है, ये सारी हीटिंग इफेक्ट दिखाती है, हीट प्रोड्यूस करती है। तो हमारा इंटरेस्ट है अल्ट्रावायलेट और माइक्रोवेव्स में, तो अल्ट्रावायलेट ये रही और माइक्रोवेव्स ये रही। यहाँ पे इस ग्राफ में यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी होती है और यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी होती है, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी लो है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ कम होगी। सो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में से हम चेक करें तो यूवी का क्या बड़ा है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, तो यूवी अल्ट्रावायलेट का फ्रीक्वेंसी बड़ा है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रावायलेट इज मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स, सो फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शंस भी सारे क्यों सही है क्यों गलत है रीजन के साथ में तुमको पता होने चाहिए, तभी उसको राइट टिक करो। वैसे अभी तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट हायर क्लासेस में एंट्रेंस एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो यू शुड बी वेरी श्योर अबाउट व्हाट ऑप्शन यू आर टिकिंग एंड व्हाई दैट इज द करेक्ट आंसर। Sumit, a teenager, enjoys playing his music loudly. However, his grandmother consistently lowers the volume of music player. So, सुमित को लाउडर म्यूजिक पसंद है और ग्रैंडमदर वॉल्यूम कम कर देती है। एनालाइज द वेव टू आइडेंटिफाई विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव हैज बीन ऑल्टर्ड व्हेन द ग्रैंडमदर रेड्यूसेस द वॉल्यूम। सो आवाज कम कर दी है, आवाज कम कर दी है मतलब एम्पलीट्यूड कम कर दिया है, या तुम ऐसा भी कह सकते हो कि इंटेंसिटी कम कर दी है, राइट। सो एम्पलीट्यूड कम हो गया है। द लेंथ PS बिकम्स मोर, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं, राइट। मेरी आवाज मैं धीमे बोलूं या मैं जोर से बोलूं, राइट, फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं आएगा। कोई और बोलेगा तो फ्रीक्वेंसी अलग है, मेरी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहने वाली है क्योंकि ये मेरा जो वोकल कॉर्ड है या ये जो पार्ट है ये चेंज नहीं होने वाला।
तो मैं यहाँ पर हेलो बोलूँ, बाहर रहकर हेलो बोलूँ या फोन पे हेलो बोलूँ, सामने वाला आइडेंटिफाई कर जाएगा, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी एक मेरी आइडेंटिटी है, पिच बोलते हैं उसको। सो PS तो लंबा चौड़ा या छोटा नहीं होने वाला है, गलत जवाब है ये। लेंथ SR बिकम्स लेस, ये भी अगेन सेम ही बात कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी में बदलाव आएगा, नहीं। द लेंथ QR बिकम्स लेस, अगर ये लेस हो जाएगा यानी वॉल्यूम कम हो गया। एंड द लेंथ PR बिकम्स लेस, तो PR का बिकम लेस यानी ये भी फ्रीक्वेंसी की ही बात कर रहा है। तो और कोई ऑप्शन नहीं, बट ऑप्शन सी ही सही लग रहा है कि द लेंथ QR बिकम्स लेस, राइट। सो QR बिकम्स लेस यानी एम्पलीट्यूड, ग्रैंड मदर कम कर रही है, पोता एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा है। हीट के बारे में क्वेश्चन है, डेटा दिया हुआ है, मास 10 ग्राम्स। पेंसिल यूज करो, कीवर्ड या फिजिकल क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करो। मास 10 ग्राम्स, क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड दिया हुआ है H, मास दिया हुआ है M, राइज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा थीटा डायरेक्टली दिया हुआ है, राइज इन टेम्परेचर, ना तो फाइनल ना तो इनिशियल, डायरेक्टली राइज इन टेम्परेचर दिया हुआ है। स्टेटमेंट ए, द हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज 12 जूल्स। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, और दूसरा वाला है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस यानी C, ये दो चीजें ढूंढनी है, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो दोनों हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हीट कैपेसिटी आएगी हीट अपॉन थीटा, और स्पेसिफिक कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला है H इज इक्वल्स टू MC थीटा, तो C आएगा H अपॉन M इंटू थीटा, राइट। सो हीट कितनी है 120 जूल्स और थीटा कितना है 10, सो हीट कैपेसिटी हो गई 12 जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो हीट कैपेसिटी का तो यहाँ पर यूनिट ही गलत दिया हुआ है, हीट कैपेसिटी आती है जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये यूनिट ही गलत दिया हुआ है। स्टेटमेंट बी, द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस, स्पेसिफिक कैपेसिटी कैलकुलेट करके देखे, हीट दी हुई है 120, राइट। मास दिया हुआ है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000, और थीटा दिया हुआ है 10, डेल्टा थीटा दिया हुआ है 10, तो 0 0 0 0 कैंसल, 1200 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, 1200 जूल्स पर केजी डिग्री। अब केजी की जगह पे यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है, तो यूनिट कन्वर्जन नहीं किया है, राइट। तो यूनिट कन्वर्जन नहीं किया है, तो हम भी यूनिट कन्वर्जन हटा दे, तो हमारा जवाब आएगा 1.2 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। यूनिट कन्वर्जन इन लोगों ने नहीं किया, सो 1.2 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या केल्विन बोलो, इट्स करेक्ट। So only statement A is correct, only statement B is correct, both the statement A and B are correct, both the statement A and B are incorrect। तो मुझे तो ये statement B ही correct लग रहा है, so statement B is correct। ये वाला भी correct होता अगर यहाँ पर यूनिट सही होता, ये यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, so make sure यूनिट्स याद रहने चाहिए। हीट कैपेसिटी का यूनिट है जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड, स्पेसिफिक कैपेसिटी का यूनिट है जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, ये ऐसा यूनिट है, ये कुछ मिक्स फॉर्मेट में है, राइट। ना ये SI है ना ये CGS है, ये मिक्स फॉर्मेट में है, बट ऐसे ट्विस्ट दे सकते हैं। तुम्हें ऐसा यूनिट याद होना चाहिए, तब तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा यूनिट सही है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, गिवन दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम इज 2.1 इंटू 12 टू द पावर -8 और 10.5, रेजिस्टिविटी दी हुई है यानी रो दिया हुआ है,
सिंबल याद होना चाहिए रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर वो उसका यूनिट है, करेक्ट यूनिट है। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ए, 5 meter of platinum wire will have the same resistance as 1 meter of the gold wire. गोल्ड है और प्लेटिनम है, रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो 5 मीटर के प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस चाहिए, राइट, रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर, और 5 मीटर के गोल्ड 1 मीटर के गोल्ड का रेजिस्टेंस चाहिए। तो रेजिस्टेंस प्लेटिनम वायर का कितना होगा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। रो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है कि नहीं है? अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो दिया हुआ नहीं है, फिर भी हम अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे फॉर्मूला में से कि क्या है। रेजिस्टिविटी इसकी दी हुई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है। तो लेट्स से एरिया अगर सेम है तो प्लेटिनम वायर का 2.1 10⁻⁻8 को जाने दो, हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं चाहिए, सिर्फ अंदाजा चाहिए। स्टेटमेंट देखो, सो रेजिस्टिविटी का 2.1 ही लिया है, और गोल्ड की, अच्छा ये गोल्ड की है रेजिस्टिविटी, क्वेश्चन को रीचेक करते रहना चाहिए, ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्लेटिनम की रेजिस्टिविटी है 10.5 और उसकी लेंथ दी हुई है 5 मीटर्स, और गोल्ड की रेजिस्टिविटी है 2.1 और उसकी रेजिस्टिविटी है 1। अब ये देख के हमको पता लग रहा है क्लियरली कि भाई प्लेटिनम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। 5 मीटर ऑफ प्लेटिनम वायर विल हैव सेम रेजिस्टेंस एज 1 मीटर ऑफ गोल्ड वायर। सेम तो यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है क्योंकि हमको एरिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। स्टेटमेंट बी, गोल्ड वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस will have same resistance as platinum wire of 5 सेंटीमीटर रेडियस। तो अब एरिया के बेस पे कैलकुलेशन करो। अब इन दोनों के एरिया अगर हम सेम ले लेते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के सेम है, तो उस केस में रेशियो ही निकालेंगे हम, तो प्लेटिनम का ज़्यादा है फर्स्ट वाली कंडीशन के हिसाब से। अगर एरिया सेम ले लेते हैं और इन दोनों का रेशियो निकालते हैं डिवीजन करके, तो RP बाय RG करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर बड़ा मिलेगा कंपेयर टू गोल्ड, राइट। और दूसरे वाले केस में गोल्ड वायर का 1 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, बट यहाँ पे लेंथ नहीं दी हुई है, तो इसको भी वैसे ही कुछ अंदाजा निकालना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम रो की वैल्यू है 10.5, एल पता नहीं है, और एरिया पता चल जाएगा प्लेटिनम का है 5 सेंटीमीटर, यानी पाई आर स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर। और रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड करेंगे तो गोल्ड का है 2.1, लेंथ का पता नहीं है, और इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, पाई इंटू 0.01 का स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो निकाल के कंपेयर करेंगे तो क्या मिलता है? रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर बड़ा मिलेगा या गोल्ड वायर बड़ा मिलेगा? थोड़ा और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी ही, अदरवाइज हम अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करूँगा इसको आगे। 10.5, दोनों की लेंथ हमने सेम ली है और रेशियो ही निकाल रहे हैं, तो उसको इग्नोर कर दो, एल को, पाई को भी इग्नोर कर दो, दोनों में कॉमन है। 0.05 का स्क्वायर आएगा 25 इंटू 10⁻⁻4, और ऊपर चला जाएगा वो, तो 10⁻4। और गोल्ड के लिए कैलकुलेट करूंगा तो 2.1, लेंथ कॉमन है, पाई कॉमन है, तो उसको नहीं लेना है, और डिनोमिनेटर में आएगा 0.01, 0.01 यानी 10⁻⁻2, और उसका भी स्क्वायर यानी 10⁻⁻4, और वो 10⁻⁻4 न्यूमरेटर में चला जाएगा यानी 10⁻4। अब चेक करो, अब अंदाजा लगा सकते हैं, ये 25 से डिवाइड करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये एज इट इज रहने वाला है, और 10⁻4 तो कॉमन ही है, रेशियो ही निकाल रहे हैं हम। तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर, राइट, विल बी लेसर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द गोल्ड। ये दो अंदाजे हमने निकाले हैं। पहले वाले के केस में हमको ऐसा मिल रहा है जैसा उन लोगों ने कहा है, सेम तो नहीं मिल रहा। स्टेटमेंट बी में गोल्ड वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस विल हैव सेम रेजिस्टेंस ऐसे प्लेटिनम वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस, तो सेम भी कहीं पे मिल तो नहीं रहा है, सेम भी कहीं पे नहीं मिल रहा है। इसको कट भी करेंगे तो 25 4 ज़ा
0 पॉइंट, राइट, 25 4 100 और कुछ जाएगा तो सेम तो नहीं मिल रहा है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट करेक्ट, इसी में से कुछ ऑप्शन मिलना चाहिए। अब मुझे तो यही लग रहा है बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, क्योंकि इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। तो आई एम डैम श्योर यही राइट आंसर है, यही राइट आंसर है। इवन दो इसके जो आंसर्स दिए हुए हैं उसमें सी बता रहा है, राइट, बट वो सी सही आंसर तो नहीं है। सो ये ऐसे जाओगे तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, राइट। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन के लिए लेंथ देना चाहिए था यहाँ पर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ना है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो जाने दो उसको, कुछ जाने वाला नहीं है 1 मार्क में। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बेस्ड क्वेश्चंस है। असर्शन है ए स्विच विल सर्व द पर्पस ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग द सर्किट, मेकिंग एंड ब्रेकिंग द सर्किट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द न्यूट्रल वायर। तो स्विच तो कभी न्यूट्रल वायर में आती नहीं है, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द न्यूट्रल वायर, तो ये तो असर्शन ही गलत है। स्विच मेकिंग एंड ब्रेकिंग करता है बट लाइव वायर में करता है, न्यूट्रल वायर में थोड़ी स्विच कनेक्ट करता है। न्यूट्रल वायर इज एट 0 पोटेंशियल, ये सही है, न्यूट्रल वायर हमेशा 0 पोटेंशियल पे होता है, राइट। लाइव वायर हमेशा 220 वोल्ट के पोटेंशियल पे रहता है इंडिया में, और अर्थिंग वायर का भी पोटेंशियल 0 ही होता है, लीकेज सीधा इसमें बाईपास होता है। सो लेट्स सी दी ऑप्शन। असर्शन तो गलत ही है, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू नहीं, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू नहीं, असर्शन इज ट्रू नहीं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। रीजन तो सही है, assertion is true but reason is false। रीजन तो सही है, न्यूट्रल वायर इज एट 0 पोटेंशियल, तो बोथ आर ट्रू तो नहीं लग रहा है। assertion is true but reason is false। A switch will serve the purpose of making and breaking the circuit when it is connected to the neutral wire। अब न्यूट्रल वायर में तो स्विच कभी कनेक्ट करते नहीं है, कंसेप्चुअली तो लाइव वायर में ही हम कनेक्ट करते हैं। बट चलो ऐसा मान के चलते हैं कि लाइव और न्यूट्रल दोनों में से एक वायर में अगर स्विच हो तो मेकिंग एंड ब्रेकिंग होगा, या तो लाइव में स्विच हो या तो न्यूट्रल में स्विच हो। गाइडलाइंस के हिसाब से तो लाइव में ही स्विच होनी चाहिए, बट अगर न्यूट्रल में भी है तो चलेगा। तो वी कैन से कि क्योंकि हमारा एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है तो इसको री इंस्पेक्ट करने पे हम ऐसा कह देते कि चलो न्यूट्रल में ही स्विच कनेक्ट की है, तो हमारा असर्शन तो सही है, रीजन भी सही ही है, बट रीजन क्या असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। सो हम ऐसा कह सकते हैं रीजन तो इसमें कहीं पे सेट हो नहीं रहा है, तो दोनों करेक्ट है बट रीजन कहीं पे भी असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यस, बी ही है इसका आंसर। 15 नंबर, द गिवन रॉड्स विल अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन। अच्छा, ये 2 कॉइल्स दी हुई है, सॉफ्ट आयरन की है, दोनों अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहती है तो अपोजिट पोल्स होने चाहिए, यानी यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ, या तो यहाँ पे साउथ यहाँ पे नॉर्थ, तो ही अट्रैक्शन होगा। लेट्स सी दी ऑप्शन ए एंड सी आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। करेक्ट, ए और सी में पॉजिटिव दे दो, बी और सी में पॉजिटिव दे दो, नेगेटिव दे दो। तो चलो हमको यहाँ पे जैसे कि नॉर्थ ये वाला केस बनाना है, तो किसको पॉजिटिव देना है किसको नेगेटिव देना है। तो नॉर्थ पोल कब बनेगा, नॉर्थ पोल कब बनेगा यहाँ पर, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज यानी लेटस से अगर मैं ये पेन ले लेता हूँ, ये मार्कर ले लेता हूँ, जो सॉफ्ट आयरन है इसके पीछे से वायर जा रहा है, तो इसको ऐसे घुमाओ, घुमाते हुए अपनी साइड देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, हाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है यानी करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, पीछे से ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। यहाँ पे साउथ पोल बनाने के लिए ऐसा आगे से, तो यहाँ से क्लॉकवाइज बन रहा है तो करंट यहाँ से जाना चाहिए, जहां से करंट जा रहा है वहां पे पॉजिटिव, जहां से करंट जा रहा है वहां पे पॉजिटिव, ऑब्वियसली दूसरा वाला हो जाएगा नेगेटिव।
सो ये नॉर्थ और साउथ बनाने के लिए। अब साउथ और नॉर्थ बनाने के लिए, तुम्हारे पास अलग अलग कलर की मार्कर्स नहीं होगी एग्जाम में, तो पेंसिल, ब्लू पेन, ब्लैक पेन का यूज करो, इवन रेड पेन भी लेके जाओ, राइट। सब कुछ एक ही कलर से लिखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, तो लेट्स पेंसिल हो, थोड़ी डार्क वाली ब्लू कलर की पेन भी चलेगी। अब यहां पे मुझे साउथ पोल बनाना है तो करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज के लिए यहां से करंट बाहर आना चाहिए, यहां से करंट बाहर आएगा मतलब यहां से करंट अंदर जा रहा है, मतलब यहां पे पॉजिटिव होना चाहिए, इसका अपोजिट ही आएगा। सो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव। सो दोनों ही किस्तों में अट्रैक्शन होगा। नाउ लेट्स सी दी ऑप्शन। ए एंड सी आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल्स। ऐसा हो रहा है ए और सी पॉजिटिव में है? नहीं, लाल वाले में भी सेट नहीं हो रहा है और ब्लू वाले में भी सेट नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। बी एंड सी आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। बी एंड सी आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, यस। ये रेड वाले केस को अगर हम सही मान के चले तो बी एंड सी आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, बी एंड सी आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बी सही जवाब लग रहा है। ए एंड डी आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ए और डी, हाँ ये सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट वाला केस मान के चले। बी एंड सी आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, यस। ए और डी आर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, हमने ड्राइंग किया ही है तो पॉजिटिव की जगह पे हमें नेगेटिव आना चाहिए। और डी वाला ऑप्शन, ए एंड डी आर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ए एंड डी आर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये भी सही है। सो बी एंड सी आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी सही है। और ए एंड डी आर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये भी सही है। सो अब इस केस में पहला वाला ये रेड वाला ही लेके उन लोगों ने सारा कंक्लूजन दिया हुआ है, ब्लू वाला तो कहीं पे एप्लीकेबल दिख नहीं रहा है और दो दो ऑप्शंस राइट मिल रहा है, तो प्रोबेबली दोनों ही ऑप्शन राइट होंगे 15th वाले में। बट ए वाला ऑप्शन सही दिखा रहे हैं सॉल्यूशन में, ए एंड सी आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ए एंड सी आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। आंसर की में ये वाला सही दिया हुआ है। चलो चेक करते हैं क्या गलत किया हमने। गिवन रॉड्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों अट्रैक्ट करने चाहिए। अब अट्रैक्ट तो कब करेंगे? नॉर्थ होगा और साउथ होगा, या तो साउथ होगा और नॉर्थ होगा, करेक्ट। तो पहला वाला केस हमने लिया था नॉर्थ और साउथ का, मार्कर को लेके नॉर्थ बनाने के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज यानी ये वायर पीछे से जा रहा है तो ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब करंट यहां से एंटर होगा, करंट यहां से एंटर होगा मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये सही है। अब यहाँ पे साउथ बनाना है तो करंट क्लॉकवाइज चाहिए हमको, तो क्लॉकवाइज के लिए करंट यहां से एंटर होना चाहिए, करंट यहाँ पे एंटर होने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये भी तो सही ही लग रहा है। ए एंड सी आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब ए एंड सी आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल तो कहीं से बैठ ही नहीं रहा है, यहां से करंट यहां से होके ऐसे आ रहा है, ये बाहर वाला वायर से होके ऐसे आ रहा है, तो ये भी क्लॉकवाइज बन रहा है। अगर ये ऑप्शन वाला ए देखें तो ये भी क्लॉकवाइज बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है यानी यहाँ पे साउथ पोल आएगा। और सी पे भी पॉजिटिव टर्मिनल लगा दे तो ये ऐसा, राइट, ये बाहर से वायर पीछे से होते हुए आगे जा रहा है तो ये ऐसे घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो क्लॉकवाइज बन रहा है तो ये भी साउथ बनेगा। गलत ऑप्शन है, गलत ही है ये, इसमें बी और डी ही करेक्ट ऑप्शंस है। आई एम वेरी श्योर यहाँ पे कोई गलती नहीं दिख रही है मुझे। सो बी और डी दोनों ही सही ऑप्शंस है। ए और सी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ऐसा तो कहीं पे दिख नहीं रहा है। अगर ए को पॉजिटिव टर्मिनल में हम कनेक्ट करेंगे तो ये ब्लू वाला केस, राइट, तो ऐसे जाएगा करंट, ऐसे जाएगा यानी ये क्लॉकवाइज बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कुछ गलती कर दी हमने? नहीं, सही ही है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, राइट, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये तुम्हारी साइड वाला जो फेस है साउथ पोल बनेगा, अपोजिट वाला नॉर्थ बनेगा, तो ये नॉर्थ बनेगा। इधर से हम देखेंगे
ये साउथ पोल के लिए ऐसे, राइट। और इसके पीछे की तरफ से देखेंगे तो ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, यानी यहाँ पे नॉर्थ ही बनेगा। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जजमेंट बहुत ही टिपिकल होता है। चलो हम फिर से देखेंगे, इसको रिव्यू करेंगे। अभी के लिए ये सही ही लग रहा है मुझे, सी और डी। फिर 16 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर करेक्टली बैलेंस्ड। कौन सा इक्वेशन इसमें से करेक्टली बैलेंस्ड है? हीलियम पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल निकल रहा है बी वाले में, बी वाले में बीटा पार्टिकल निकल रहा है, सी वाले में भी हीलियम पार्टिकल निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, और यहाँ पे 2 बीटा पार्टिकल्स निकल रहा है। कौन सा इक्वेशन सही है? तो अगर अल्फा निकलेगा तो ये डिक्रीज बाय 4 होगा, एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 4 एंड मास नंबर विल डिक्रीज बाय 4 और एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 2। तो इसमें डिक्रीज बाय 4 और इसमें डिक्रीज बाय 2, तो ये सही ही लग रहा है। फिर बी वाले में भी बीटा निकल रहा है यानी एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, बीटा निकल रहा है, तो यहाँ पे +1 यानी यहाँ पे होना चाहिए -3। सी वाले में अल्फा पार्टिकल निकल रहा है यानी -4 करेंगे तो -5, यहाँ पे -2 करेंगे तो -7। अच्छा ये वाला गलत है, 5 - 2 यहाँ पे 7 आना चाहिए, तो ये गलत है, ये वाला सही है, सी वाला सही है, ए वाला सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ए वाले में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यानी ये दोनों ऐड होंगे तो -7 आएगा। देखो सिली मिस्टेक्स कहते हैं इसको, लैक ऑफ फोकस कह सकते हैं। डी वाले में 2 बीटा पार्टिकल्स निकल रहा है, मास नंबर में तो चेंज नहीं आएगा, एटॉमिक नंबर +2 होगा, तो एटॉमिक नंबर +2 करेंगे तो -5 सही आ रहा है, 2 राइट है, सी एंड डी आर करेक्ट। सो डी वाला बोथ सी एंड डी आर करेक्ट, यस करेक्ट आंसर है, बोथ सी एंड डी आर करेक्ट। साउंड का है क्वेश्चन, द अबाउ पिक्चर शोज 3 cylinders filled with water to different extent. The tuning fork LM in vibrations produce louder sound when held above the mouth of the cylinder. Which combination is correct for hearing a louder sound of the tuning fork? तो एयर कॉलम छोटे से छोटा होना चाहिए, एयर कॉलम छोटे से छोटा होगा, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम छोटे से छोटा होगा, तब जाके साउंड लाउडर होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस, या फ्रीक्वेंसी भी कह दो, राइट। बाल्टी भरते हैं तब हम, जब बाल्टी खाली होते हैं इतना लाउड साउंड नहीं होता है, बाल्टी भरने वाली होती है तब साउंड लाउड हो जाता है। तो एयर कॉलम जितना कम से कम होगा साउंड का लाउडनेस उतना ही ज्यादा होगा। तो above picture shows 3 cylinders with a water to the different extent, tuning forks LM, कौन सा वाला tuning fork, which combination is correct for the louder sound of the tuning fork? अब tuning fork भी अलग अलग दिए हुए हैं, सो लाउडर साउंड चाहिए। लाउडर साउंड तो हमको मिलेगा कब? जब रेजोनेंस होगा तब। अब कौन रेजोनेंस करेगा इसमें? ये छोटा ट्यूनिंग फॉर्क है, छोटा एयर कॉलम है, तो प्रोबेबली रेजोनेंस होना चाहिए। फिर सबसे बड़ा वाला ट्यूनिंग फॉर्क है एन, तो वो यहाँ पे बड़ा एयर कॉलम है, उसको वाइब्रेट कर जाएगा, राइट। लेट्स से ये पूरे रूम की एयर को मुझे वाइब्रेट करवाना है, मतलब गूंज जाना चाहिए, राइट। बहुत बड़ा एयर कॉलम है, बड़ा एयर कॉलम है मतलब मेरा भी वोकल कॉर्ड काफी बड़ा होना चाहिए। शेर इधर इस रूम में दहाड़ेगा तो पूरे रूम की हवा वाइब्रेट कर जाएगी, तो उसके पास वो एनर्जी है कि वो इतनी सारी हवा को भी रेजोनेट करवा सकता है। तो यहाँ पर ये लाउडनेस का ये इसका तो कुछ लेना देना दिख नहीं रहा है, और रेजोनेंस का ही लेना देना दिख रहा है। तो ज़्यादा एयर कॉलम को वाइब्रेट करवाना है तो ज़्यादा बड़ा ट्यूनिंग फॉर्क चाहिए, ज़्यादा बड़ा वोकल कॉर्ड चाहिए, ऐसा हम मान के अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर एल एन हो गया तो मोस्टली एम ही आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन एल आर एल पी एल क्यू फिर एम आर और एन टी सही लग रहा है, ये टिक कर देते हैं। फिर heat, 3 metals A, B and C are supplied with the same quantity of the heat. Their masses are in the ratio 2:3:4. If they show the same rise in temperature, then the ratio of their thermal capacities will be, thermal capacity यानी
कितनी हीट स्टोर करके रख सकते हैं। सो 3 मेटल्स ए बी सी सेम हीट मिली है सबको, राइट। देयर masses आर इन द रेशियो 2:3:4। इफ दे शो द सेम राइज इन टेम्परेचर, अब सेम राइज इन टेम्परेचर दिख रहा है मतलब तीनों की स्पेसिफिक कैपेसिटी भी सेम ही है फॉर श्योर, राइट। जैसे कि मैंने 1 किलो पानी लिया, तो 1 किलो पानी को मैं h अमाउंट ऑफ हीट दूंगा तो उसका टेम्परेचर लेट से 2 डिग्री बढ़ गया। 5 किलो पानी लूंगा, राइट, 3 किलो पानी लूंगा, यहाँ पे 2 किलो लिया था, यहाँ पे 3 किलो पानी लूंगा तो उसको भी सेम हीट दूंगा, तो क्या उसका टेम्परेचर भी उतने से बढ़ेगा? नहीं, उसका टेम्परेचर उतने से नहीं बढ़ेगा, ऊपर से कम बढ़ेगा, राइट। आर सप्लाइड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ देयर masses आर इन द रेशियो, देन द रेशियो ऑफ देयर थर्मल कैपेसिटीज विल बी, मतलब हीट स्टोरिंग कैपेसिटी, हीट स्टोरिंग कैपेसिटी पूछी हुई है। आर सप्लाइड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ, तो स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं, हमको सी डैश थर्मल कैपेसिटी, यानी वो लोग कितनी हीट स्टोर कर पाएंगे वो हमको पता लगाना है। स्पेसिफिक कैपेसिटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? देयर masses are in the ratio if they show the same rise in temperature, so C is equals to H is equals to mc theta delta theta, सेम हीट है, सेम rise in temperature है, तो mass will be inversely proportional to the specific capacity, mass will be inversely proportional to the specific capacity, या तो हीट कैपेसिटी ले लो, हमको यहाँ पे हीट कैपेसिटी के बारे में कहा है, थर्मल कैपेसिटी के बारे में कहा है, तो रेदर देन हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी के टर्म्स में अगर हम रिलेशनशिप निकालें तो हीट कैपेसिटी सी डैश मिलेगी H अपॉन डेल्टा थीटा, ये वाली है थर्मल कैपेसिटी। सो सी डैश विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डेल्टा थीटा तो सेम टू सेम है सब में, तो ये भी कांस्टेंट है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट, राइट। C dash is directly proportional to the heat supplied. The thermal capacities will be, ये ऑप्शन लग रहा है 1:1:1, राइट, और यही सही जवाब है की में भी। सो 1:1:1। देखो कैसे रिलेशनशिप्स ढूंढे हैं, फॉर्मूला में से कैसे रिलेशनशिप्स ढूंढे हैं पता होना चाहिए तुमको। सो 3 सब्सटेंस दिए हुए हैं, 3 मेटल, तीनों को सेम हीट दी हुई है, तीनों के मासेस के रेशियो दिए हुए हैं, स्पेसिफिक कैपेसिटी तीनों की नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे 2 किलो पानी लूँ, यहाँ पे 3 किलो पानी लूँ, 4 किलो पानी लूँ। 2 किलो पानी लूंगा तो उसका कुछ अलग टेम्परेचर बढ़ेगा, 3 किलो पानी का कुछ अलग टेम्परेचर बढ़ेगा, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है सेम राइज इन टेम्परेचर। तो क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, राइट, तो ये सी वाला तो गलत ही है। सी ए की कुछ अलग है, बी की कुछ अलग है और सी की कुछ अलग है। क्वेश्चन है थर्मल कैपेसिटीज यानी हीट कैपेसिटी का। सो स्पेसिफिक कैपेसिटी को मारो गोली, हीट कैपेसिटी पे चले जाओ, थर्मल कैपेसिटी पे चले जाओ। थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा H अपॉन डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा भी सबके लिए सेम है, तो डेल्टा थीटा हटा दो, तो C डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, यानी H सेम है तो C डैश भी सेम होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 19 नंबर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। थोड़ा इजी हो जाता है अगर चैप्टर पता चल जाता है, तो चैप्टर पता नहीं है तो इजी नहीं होगा। तो क्वेश्चन देख के सबसे पहले तो चैप्टर रिकलेक्ट करोगे कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, फिर कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, ये सब रिकलेक्ट कर पाते हो तो ठीक है, नहीं कलेक्ट कर पाते हो तो टेम्पररीली छोड़ दो। आगे के क्वेश्चंस देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, 2 मार्क 3 मार्क वाले जो भी क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करो। 1 मार्क वाले क्वेश्चन में या तो राइट या तो रॉन्ग, तो काफ़ी ध्यान से, बहुत कह सकते हैं कि लाइक बहुत क्या कहेंगे इसको, कि बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को हमें हीट करना है। और 1 मार्क 2 मार्क वाले में तो हमको थोड़ा बहुत पता है तो हम लिख भी सकते हैं, शायद सर्कल मार के 1 मार्क दे भी दे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। द अबाउट डायग्राम शोज डिफरेंट कॉपर कंडक्टर्स, सबके सब कॉपर कंडक्टर्स है, डायमीटर्स D 2D, ठीक है, और लेंथ भी दी हुई है सबकी, मल्टीपल्स ऑफ 1। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेजिस्टेंस, कितना किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस की बात हो रही है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रिकलेक्ट हो जाना चाहिए, ρ L/A, राइट।
सो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, ए और एल दोनों को कंपेयर करना है यहाँ पे, करेक्ट। तो ए बी सी डी चारों को कंपेयर करना है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इन दोनों के डायामीटर सेम है, लेंथ अलग अलग है। अब लेंथ का तो हमको पता है, ज्यादा लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस। तो ए और सी में से हम ऐसा कह सकते हैं कि सी का रेजिस्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू ए, राइट। और इन दोनों में एरिया सेम है, लेंथ इसकी ज्यादा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू डी, राइट। अब ये इंडिविजुअल हमको मिले हैं, अब ये चारों को हम को रिलेट कैसे करेंगे। सो अब इन दोनों को रिलेट करो, इन दोनों की लेंथ सेम नहीं है, बट इन दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। लेंथ सेम है, इसका एरिया ज्यादा है ना, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अल्टीमेटली डी का रेजिस्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू ए। देखो हर जगह पे मैं ग्रेटर देन ही रख रहा हूं, फिर उसके बाद में चारों को कंबाइन करने में इजी होगी। तो कहीं पे ग्रेटर देन कहीं पे लेसर देन ऐसा मत रखो, एक ही फॉर्मेट में लिखो, या तो ग्रेटर देन के फॉर्मेट में या तो लेसर देन के फॉर्मेट में, तो ही को रिलेट कर पाओगे। सो ये दोनों की लेंथ सेम है, तो मैंने उनके एरियाज को कंपेयर किया और एरियाज को कंपेयर करके मुझे ये पता चला क्योंकि इसके एरिया ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, डी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब इन दोनों की लेंथ ये 2L है और ये 3L है, राइट। ये 2L है और ये 3L है। सो क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरा तरीका इसका मुझे अभी दिमाग में आ रहा है कि हम इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो लेट से ए का मैं अगर कैलकुलेट करूँ, क्योंकि चारों सेम मटेरियल है तो रो सेम टू सेम ही होगा। तो पहले वाले का एल है, एल और एरिया ले लेता हूं, इसका क्या दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है 2D, एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर। रेजिस्टेंस ऑफ बी अगर ढूंढूं तो लेंथ इसकी है 3L और पाई डी बाय 2 यानी डी स्क्वायर बाय 4, तो 4 3 12L बाय पाई डी स्क्वायर। हाँ कोरिलेट कर सकते हैं, देखो L पाई बाय डी स्क्वायर, L पाई बाय डी स्क्वायर आ रहा है, सी का कैलकुलेट करो। ये एक तरीका था, बट फिर अब इसको ज्वाइन करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। अब मैंने ये दूसरे तरीके से अटेम्प्ट किया तो लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। सी वाले में है लेंथ इज 2L और रेडियस होगा डी, पाई आर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला पाई आर, आर है इसका डी, तो डी स्क्वायर, सो 2L पाई डी स्क्वायर। और डी के लिए अगर मैं करूँ तो देखो एनालिसिस भी है, इवेल्युएट भी है और एप्लीकेशन भी है। जबरदस्त एनालिसिस, यानी ये कर रहे हैं हम एनालिसिस, एक तो ऐसे किया नहीं बना, ऐसे एनालिसिस कर रहे हैं। इवेल्युएट यानी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। एप्लीकेशन है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डी का कैलकुलेट करेंगे तो रो एल बाय ए, एल है इसका, एल ही है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई डी बाय 2 यानी डी 4, ये आया। अब ये सारी वैल्यूज को कंपेयर करो, किसका सबसे ज्यादा है। एल पाई बाय डी स्क्वायर को हटा दो तो ए के लिए मुझे मिलेगा 1, डी के लिए मुझे मिलेगा 12, सी के लिए मुझे मिलेगा 2 और डी के लिए मुझे मिल रहा है 4। देखो एल पाई बाय डी स्क्वायर को हटा दो तो आर ए के लिए 1, आर बी के लिए 12, आर सी के लिए 2 और आर डी के लिए 4, राइट। अब कंपेयर करो, सबसे बड़ा रुपया बी, तो बी सबसे बड़ा है, तीनों ऑप्शन में बी है। बी के बाद में आता है डी, इसी ऑप्शन में डी है। डी के बाद में आता है सी, इसी ऑप्शन में सी है। उसके बाद में आता है ए, इसी ऑप्शन में है, तो बी करेक्ट है। अगर सेट नहीं होता तो ये कैलकुलेशन रीचेक करनी पड़ती, बट हो गया, बी ही सही जवाब है। ट्वेंटी नंबर साउंड का क्वेश्चन है ये। द डायग्राम शोज द मैग्निफिशेंट डोम एट गोल गुम्बाज एट बीजापुर, गोल गुम्बज एट बीजापुर। ए बॉय स्टैंडिंग एट ए, बॉय स्टैंडिंग एट ए, तो ए पे खड़ा है वो, और ये ऊपर का आई थिंक गुम्बट है, गुम्बज, गुम्बट नहीं गुम्बज। ए विस्पर्स एंड इट इज क्लियरली हर्ड एट ए बी, तो बी पे बहुत क्लियरली सुनाई देता है। विस्पर्स यानी एक छोटा सा आवाज निकल रहा है और वो इधर तक सुनाई दे रहा है। ए विस्पर्स एंड इट इज क्लियरली हर्ड एट बी अक्रॉस द ह्यूज डोम,
स्पीड ऑफ द साउंड, यही है assertion and reason based. The distance traveled by the sound x plus y should be less than 33 meters. Distance traveled should be less than 33 meters. क्यों ऐसा डिस्टेंस का क्या लेना देना है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम मुझे मिलेगा 1/10. 1/10 क्या है? ये है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग. साउंड अगर कम से कम इतने टाइम के लिए हमारे कानों पर रहेगा तो ही हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट. तो यहाँ पर वो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग को रिलेट कर रहा है. तो क्या कह रहा है? डिस्टेंस शुड बी लेस देन 33. अगर लेस देन 33 कर लेंगे डिस्टेंस को, अगर ये डिस्टेंस को और छोटा कर लेंगे, लेट्स से अगर हम इसको 10 कर लेते हैं, अगर डिस्टेंस को 10 मीटर ले लेते हैं तो टाइम क्या मिलेगा? 10/330 यानी 1/33. ये तो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग से बहुत कम हो गया. एटलीस्ट 1/10 सेकेंड्स के लिए रहना चाहिए. उससे कम टाइम के लिए साउंड रहेगा तो हमको सुनाई नहीं देगा. जैसे कार जा रही है बहुत स्पीड में, वो चिल्ला के निकला तुमको कुछ, राइट? तो स्पीड में चला गया, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग सेटिस्फाई नहीं हुआ तो तुमको पता ही नहीं चलेगा. तुमको ऐसा लगेगा आवाज आई, बट समझ में कुछ भी नहीं आएगा. सो आइडेंटिफाई करने के लिए हमको 1/10 सेकेंड्स के लिए कानों में आवाज रहनी चाहिए. सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव्स शुड बी लेस देन नहीं, एक्चुअली में ये ग्रेटर देन होना चाहिए. रीजन दिया हुआ है साउंड रिफ्लेक्टेड विद इन 0.1 सेकेंड इज नॉट हर्ड बाय ह्यूमंस. हाँ, ये सही है, वही तो यहाँ पर हमने ढूंढा कि 0.1 सेकेंड यानी 1/10 सेकेंड्स विथ इन दिस सेकेंड इज नॉट हर्ड बाय ह्यूमंस. सो एसर्शन गलत है, रीजन सही है. एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. डी सही जवाब लग रहा है. एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, यही सही जवाब है. यहाँ पे ग्रेटर देन आना चाहिए था. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 21 नंबर है. मैग्नेटिक कंपास इज प्रेजेंट ऑन द स्मॉल टेबल वेरी क्लोज टू द वॉल इन ए रूम. ए मैन एंटर्स द रूम एंड स्विचेस ऑन द एयर कंडीशनर फिटेड नियर द सीलिंग. मैग्नेटिक कंपास है, उसका एयर कंडीशनर से तो मैं क्या ही लेना देना करूं, राइट? एयर कंडीशनर fitted near the ceiling. He observed that the needle in the compass shows immediate deflection. Identify the most probable reason. अब मैग्नेटिक कंपास का एयर कंडीशनर से क्या लेना देना है? Man enters the room, switches on the air conditioner fitted near the ceiling. He observes that the needle in the compass shows immediate deflection. मैग्नेटिक कंपास का एयर कंडीशनर से क्या लेना देना है? A magnetic compass is present on the small table very close to the wall in a room. यानी एलसीडी के पास में यहाँ पे मैंने कंपास रखा हुआ है. Man enters the room, switches on the air conditioner. लेट्स से एयर कंडीशनर यहाँ लगा हुआ है, स्विच ऑन हुआ और ये डिफ्लेक्शन बता रहा है. कंपास हवा की वजह से डिफ्लेक्शन बता रहा है? नहीं, मैग्नेटिक कंपास तो बंद चीज होती है, हवा से उसको लेना देना नहीं, उसका तो मैग्नेटिक फील्ड से लेना देना है. एयर कंडीशनर ने कोई नई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की. अब उसके अंदर जो ब्लोअर वगैरह लगा हुआ है उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेट्स सी द ऑप्शन. एयर इज ब्लोइंग इन द रूम. हाँ, वो तो चलेगी ही हवा. आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर द डिफ्लेक्शन. तो हवा की वजह से थोड़ी डिफ्लेक्शन हुआ है. करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द एसी वायर कंसील्ड इन द एडजेसेंट वॉल. हाँ, यहाँ पर कंपास है और यहाँ पे वायर में से करंट जा रहा है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो इसको डिफ्लेक्ट कर रही है, हम ऐसा कह सकते हैं. वैसे इसमें भी डीपर जाएंगे तो ये भी सही नहीं है, बट लेट्स से अभी के लिए हम ऐसा मान के चलते सही है. Vibrations are produced when the man start talking to his wife in the kitchen. कुछ भी. Vibrations were produced due to file in his hand that fell on the ground. Again, कुछ भी. तो ये ही सही है कि करंट वायर में से फ्लो हुआ, इसीलिए डिफ्लेक्शन दिखाया. अब जो मैं कह रहा था इसमें डीपर थिंकिंग में जाओगे तो ये भी गलत है, राइट? क्यों? क्योंकि दो वायर जा रहे हैं, लाइव भी जा रहा है, न्यूट्रल भी जा रहा है. लाइव जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, न्यूट्रल उसकी अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है. दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दी रही है. अल्टीमेटली कंपास को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. हाँ, सिंगल वायर ले लो, न्यूट्रल दूर रखो, सिंगल लाइव वायर ले लो तो कंपास को फर्क पड़ेगा. सिंगल न्यूट्रल वायर ले लो, लाइव वायर को थोड़ा दूर रखो तो कंपास को फर्क पड़ेगा. चलो, 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है तो इतना डिटेल में हम एनालाइज नहीं करते, बट ये सही ऑप्शन है बी. 21 का आंसर है बी. फिर 22 नंबर हीट का क्वेश्चन है. टू सब्सटेंस एंड बी हैव सेम मास. सब्सटेंस ए हैज ए हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी देन द सब्सटेंस बी.
ए और बी है, स्पेसिफिक कैपेसिटी ए की ज्यादा है कंपेयर टू बी, राइट। ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करो, क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाता है। व्हाट कंसिक्वेंसेस वुड यू एक्सपेक्ट व्हेन दिस सब्सटेंसेस आर सब्जेक्टेड टू द सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी? व्हाट कंसिक्वेंसेस वुड यू एक्सपेक्ट, व्हाट कंसिक्वेंसेस वुड यू एक्सपेक्ट, राइट। कंसिक्वेंसेस यानी क्या रिजल्ट आएगा when these substances are subjected to the same amount of heat energy। जब दोनों को मैंने सेम हीट दी है तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? दोनों को सेम हीट दी है, इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा है तो इसका डेल्टा थीटा काफी लो होगा, इसका डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा। मैं बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब कर सकता हूं, तो तुमने मुझे 100 जूल्स दी, मेरा टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। बट ये चीज है जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कम है तो इसको थोड़ी सी भी हीट दे दो, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हाथी ले लो, चींटी ले लो, राइट। तो गरम गरम कोयला हाथी पे डालो, उसका डेल्टा थीटा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। चींटी के ऊपर गरम गरम कोयला डालो, उसका डेल्टा थीटा बहुत गजब बिगड़ जाएगा। सो ये कंक्लूजन है। लेट्स सी द ऑप्शन। सब्सटेंस ए विल एक्सपीरियंस स्मॉलर राइज इन टेम्परेचर चेंज देन द सब्सटेंस बी। हाँ, ये सही लग रहा है। सब्सटेंस ए विल एक्सपीरियंस लार्जर टेम्परेचर चेंज देन द बी, नहीं। बोथ सब्सटेंस विल एक्सपीरियंस द सेम टेम्परेचर चेंज, नहीं। स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग अलग है तो सेम चेंज नहीं आएंगे। Either of them can show a greater change in temperature as the temperature change depends on the factor other than specific capacity। हाँ, ये भी है कि चेंज इन टेम्परेचर तो स्पेसिफिक कैपेसिटी के अलावा भी डिपेंड करता है। बट यहाँ पे सेम मास दिया हुआ है, मास पे डिपेंड करता है, बट मास तो ऑलरेडी सेम दिया हुआ है। Either of them can show a greater change in temperature as the temperature change depends on the factors। टेम्परेचर चेंज किस चीज पे डिपेंड करता है? एम सी डेल्टा थीटा। तो टेम्परेचर चेंज डिपेंड करेगा स्पेसिफिक कैपेसिटी पे, मास पे और हीट पे। तो मास तो सेम टू सेम दिया हुआ है, स्पेसिफिक कैपेसिटी के बारे में रिलेशन दिया हुआ है, राइट। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ए ऑप्शन ही राइट है। 22 नंबर का ए ऑप्शन ही राइट है। 23 नंबर पे चाहते हैं। ए स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ ऑफ द लाइट रे थ्रू द ग्लास प्रिज्म through the glass prism for different angles of incidence। He analyzes each diagram and draws the following conclusion। A substance traces the path of the light ray through the glass prism। तो glass prism में से light pass की है और उसने डायग्राम बनाया है। ड्राइंग भी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए फिजिक्स के लिए, बिना ड्राइंग के फिजिक्स में कुछ नहीं हो सकता। So light through the glass prism for different angle of incidence he analyzes each diagram different angle of incidence। अच्छा, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए वो डायग्राम बना रहा है और वो एनालाइज कर रहा है डायग्राम को, और क्या कंक्लूजन निकल रहा है। और एंटरिंग द प्रिज्म द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स इट्स बेस। हाँ, सही बात है, टूवर्ड्स इट्स बेस सही है। Light ray suffers refraction at the point of incidence and at the point of emergence while passing through the prism। Obviously yes, refraction होगा ही, right। दोनों पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा, मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन होता ही है। An emergent ray bends at a certain angle to the direction of the incident ray। हाँ, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे bend at certain angle, ये भी सही लिखा है। While emerging from the prism at the second surface, the angle of refraction is less than the angle of incidence। तो ये जो इमर्जेंस वाला एंगल है, इन दोनों को कंपेयर करना है, आई और ई को। यहाँ पे बड़ा ट्विस्ट डाल दिया, कैसे डिसाइड करोगे? इमर्जिंग वाला एंगल बड़ा है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस बड़ा होगा कि इमर्जेंस बड़ा होगा, बोलो। रिलेशन एक और इसमें आता है, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल्स टू आई प्लस ई। कौन सा एंगल बड़ा होगा? आई बड़ा होगा या ई वाला जो एंगल है वो बड़ा होगा? चलो देखते हैं ऑप्शंस, फिर इसके बारे में सोचेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंसेस यानी जो इन लोगों ने ये कमेंट्स किए हैं वो सही है? 1 2 and 3, 1 3 and 4, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, तीनों सही है, ये तो फर्स्ट श्योर है। और ऐसा कहीं पे डी और एक क्लैश हो रहा है, डी और एक क्लैश हो रहा है, या तो ये तीनों सही है या तो सबके सब चारों के चारों सही है। इमर्जेंस बड़ा होगा या एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा? क्या बड़ा होगा? तो इसका एक ग्राफ भी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस का ग्राफ नहीं, एंगल ऑफ डिविएशन का ग्राफ है। एंगल ऑफ डिविएशन का ग्राफ है वर्सेस आई, ऐसा कुछ ग्राफ आता है। दिस इज द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, मिनिमम डिविएशन डेल्टा मिनिमम। और बाकी सब जगह पे हमको दो एंगल्स मिलते हैं, I1 और I2। I1 और I2 क्या है? I1 I2 है एंगल ऑफ इमर्जेंस, पर I1 और I2 तो दोनों, अगर मुझे सेम डिविएशन चाहिए, सेम डिविएशन चाहिए, I1 और I2 सेम होने चाहिए, बड़ा और छोटे की यहाँ पर बात ही नहीं है, सेम होने चाहिए। I1 और I2 मतलब I और E दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ पे सेम होता है। मिनिमम डिविएशन में I और इमर्जेंस एंगल सेम होता है, यहाँ पे ये दोनों की वैल्यूज अलग अलग होती है। ग्राफ मैंने गलत ड्रॉ किया है, करेक्ट कर लेते हैं ग्राफ को। चलो मैं ऊपर दूसरा ड्रॉ करता हूँ तो तुमको पता चलेगा मैंने क्या गलत ड्रॉ किया है। ये ऐसा यू शेप का ग्राफ होता है, यहाँ पर डेल्टा मिनिमम मिलेगा और यहाँ पर इंसिडेंस। अब कोई भी स्पेसिफिक डिविएशन की बात कर लो तुम, चला गया वो, रीस्टार्ट हुआ सिस्टम। फिर से ड्रॉ करता हूं मैं। मैंने कहा था कि 1 2 और 3 तो सही है, फोर्थ वाला हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं। फोर्थ वाला इंस्पेक्ट करने के लिए हमने एक तो इक्वेशन लिखा था, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल्स टू आई प्लस ई, और डायग्राम ड्रॉ किया हुआ था कैसे लाइट आएगी, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी। ये दो नॉर्मल, ये है आई, ये है ई, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म ए। सो अब ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। यू शेप का ऐसा ग्राफ आता है, ये है एंगल मिनिमम डिविएशन, यहाँ पे डेल्टा होता है, यहाँ पे आई। अब और कोई भी डिविएशन का एंगल लोगे, और कोई भी डिविएशन वाला एंगल लोगे, राइट, तो उसके दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेंगे तुमको, दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेंगे। तो ये है I1, ये है I2, मतलब ये है I और ये है E। कभी कभी I1 I2 लिखते हैं, कभी कभी I और E लिखते हैं। तो अब इन दोनों को चेक करेंगे तो हमको ये पता चल रहा है कि I ग्रेटर होगा E से, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा। तो क्या लिखा हुआ है, व्हाइल इमर्जिंग फ्रॉम द प्रिज्म द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये भी सही है, I इज ग्रेटर देन। ये ग्राफ में से हमको पता चला कि ये I और ये E, तो I सॉरी E बड़ा होता है ना, E यहाँ पर पीछे आएगा, तो E बड़ा है, E बड़ा है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन, नहीं, ये तो मोर देन आना चाहिए, मोर देन आना चाहिए। तो खाली ये 1 2 3 यही ऑप्शन करेक्ट मिलना चाहिए। यस, 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। फोर्थ भी सही हो जाता अगर यहाँ पे मोर लिखा होता तो देखो, प्रिज्म, फॉर्मूला, डायग्राम और ग्राफ सब कुछ याद रहना चाहिए। फिर फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी का ही क्वेश्चन है। मेटल बॉल इज व्हर्ल्ड इनसाइड ए रिंग प्लेस्ड ऑन द टेबल। पानी पी के आते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। पी लिया मैंने पानी, बहुत फटाफट पी लिया। A metal ball is whirled inside a ring. A metal ball is whirled inside a ring placed on a table as shown in the diagram. P. The diagram Q shows the motion of the ball. A metal ball is whirled inside a ring. अच्छा, ये कोई रिंग है, इसमें बॉल को गोल गोल घुमाया है। वर्ल्ड यानी ऐसा ऐसा करेंगे तो बॉल गोल गोल घूमेगा सरफेस के साथ लग कर। The diagram Q shows the motion of the ball after ring is lifted. अच्छा, ये ऐसा गोल 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 घूम रहा था, फिर अचानक से रिंग हमने उठा ली तो बॉल बाहर निकल के भागने लगेगा। किसका क्वेश्चन है ये?
ये क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूगल का क्वेश्चन है। Which of the following diagram shows the correct position of the metal ball in the ring? अच्छा, तो बॉल जब ऐसा गोल गोल कोई भी चीज घूमती है, मैं ऐसा गोल 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 कुछ भी घुमा रहा हूं और बीच में पत्थर टूट जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? टेंजेंशियली फ्लाई होगा। इट विल फ्लाई अवे टेंजेंशियली, राइट। तो अगर बॉल यहां से अगर रिंग उठा लोगे तो टेंजेंशियली यानी सीधा फ्लाई होगा, यहाँ पे टेंजेंशियली यानी तुम्हारी तरफ जाएगा। ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो गलत हो गया। ये घूम कैसे रहा है वो भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये एरो तो दिया हुआ है, वर्ल्ड इनसाइड ए रिंग एज शोन इन द डायग्राम, ठीक है। उसका वर्लिंग का डायरेक्शन ऐसे ऐसे है, तो ये बॉल यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये ऐसा चला जाएगा, ये इस तरफ अंदर की तरफ जाएगा, टेंजेंशियल फ्लाई होगा, राइट। और ये ऐसे फ्लाई होगा और ये तुम्हारी तरफ फ्लाई होगा, तो सी वाला सही है, सी वाला सही है। 24 नंबर का जवाब है सी, हाँ सही है। Assertion and reason light based, sometimes the sky appear reddish in the evening, क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग होता है, और स्कैटरिंग यानी बिखरना, और बिखरने में दिन के टाइम पे ब्लू कलर ही बिखरता है। ये हमारी धरती पर सन और जो रेज आ रही है उसको एटमॉस्फेयर में से काफी कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करने में ब्लू ही बिखरता है। ब्लू की वेवलेंथ सबसे छोटी है, ब्लू ही बिखरता है। बट सनसेट के टाइम पे सन होता है हॉराइजन पे, और उसकी जो रेज आती है उसको काफी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है तुम तक पहुंचने के लिए। तो इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने में ब्लू तो बिखरता ही बिखरता है, पर रेड भी बिखर जाता है, और क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है इसीलिए रेड हम तक पहुंचता है, ब्लू तो पहुंच ही नहीं पाता। तो जो भी ब्लू तो बिखर गया, जो लाइट हम तक पहुंची उसमें रेड ही था। तो स्कैटरिंग का क्वेश्चन है रेड बीइंग, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। समटाइम्स द स्काई अपीयर रेडिश इन द इवनिंग, हाँ होता ही है ऐसा, समटाइम्स नहीं काफी बार होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है। रीजन रेड बीइंग लॉन्गर इन वेवलेंथ स्कैटर्स मोर देन द अदर कलर्स, नहीं नहीं नहीं, रेड बीइंग लॉन्गर इन वेवलेंथ स्कैटर्स लेस देन द अदर कलर्स। सो एजर्शन तो करेक्ट है बट रीजन फॉल्स है, और रीजन फॉल्स है तो वो एजर्शन का एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता। सो 25 नंबर एजर्शन सही है, रीजन गलत है। स्कैटरिंग का क्वेश्चन है, दिन के टाइम पे ब्लू स्कैटर होता है, राइट, तो ब्लू दिखता है आसमान, शाम के टाइम पे लाल स्कैटर हो जाता है, बिखर जाना। वेवलेंथ जो है ये पार्टिकल से टकरा के बिखर जाती है, राइट। एक हाथी दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, राइट, वो नहीं बिखरेगा, बट कुछ ज्यादा ही ऑब्स्टेकल्स है तो वो खुद भी अपना रास्ता भटक जाएगा, बराबर। कम ऑब्स्टेकल है तो वो हाथी सीधे सीधा निकल जाएगा, ऑब्स्टेकल्स हट जाएंगे, ऐसा। और हाथी के साथ में तुम कोई दूसरा छोटा जानवर ले लो, कम ऑब्स्टेकल में भी बिखर जाएगा, ज्यादा ऑब्स्टेकल में तो बिखर ही बिखर जाएगा, ऐसा। तो यहाँ पे ब्लू बिखरा, मे बी इतने रीजन में यहाँ पे ब्लू ऑलरेडी बिखर गया, और यहाँ पर आते आते तो रेड भी काफी सारा बिखर गया, इसलिए वो रेडिश दिखता है। और जब भी बादल वगैरह बारिश का टाइम हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, ऐसे टाइम पे तो फॉर श्योर वो रेडिश ही दिखेगा, क्योंकि ह्यूमिड यानी पानी के पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं तो वो स्कैटरिंग ज्यादा कर देते हैं, और रेनबो भी इसी वजह से दिखता है। फोर्स वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है, असर्शन है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो वर्क डन इज जीरो। एफएस कॉस थीटा फॉर्मूला दिया हुआ है, वर्क डन जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, ठीक है। सो इफ द वर्क डन इज जीरो then it necessarily means the displacement is zero, ऐसा नहीं है। वर्क डन अगर जीरो है तो मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगा? नहीं, वर्क डन अगर जीरो है तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि थीटा 90 डिग्री है, उसका ये भी मतलब हो सकता है कि फोर्स ही नहीं है। सो नेसेसरीली मीन्स ये वर्ड नहीं मजा आ रहा है, असर्शन गलत है। रीजन वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन, हाँ ये सही है, असर्शन गलत है, रीजन सही है। एसर्शन गलत है, रीजन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर फोर्स वर्क पावर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज,
फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग, काफी बार कहते हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है, देखो क्वेश्चन दे दिया स्ट्रिंग्स वाला, स्ट्रिंग वाले केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग कैसे डिसाइड होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करेक्ट, ये है। और फॉर्मूला क्या है फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है √T/m, ऐसा कुछ आता है, और यहां पर भी कुछ आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं, जो हमें याद आया है उसको लेकर काम करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, लेंथ का लेंथ ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। यहाँ पे शायद आई थिंक 1/L आता है। फ्रीक्वेंसी इज लेंथ ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ टेंशन ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ नहीं, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन, सही लग रहा है दोनों। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, लेंथ बाहर आता है स्क्वायर रूट के, टी अंदर आता है स्क्वायर रूट के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन ऑफ वायर, गलत। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन ऑफ वायर, ये सही है। डी वाला एकदम सही है, यहां पे स्क्वायर रूट वर्ड नहीं लिया हुआ, स्क्वायर रूट वर्ड नहीं है। इस प्रोपोर्शनल टू द टेंशन, प्रोपोर्शनल टू द टेंशन में स्क्वायर रूट आना चाहिए, और वो स्क्वायर रूट डी वाले ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो डी ही सही जवाब है। और आई थिंक ये फॉर्मूला भी यही है, फिजिकल्स टू 1/L √T/m। सो 27 नंबर का डी सही जवाब है। 28 नंबर, रे ऑफ लाइट पासिस ऑब्लिकली फ्रॉम एन ऑप्टिकल मीडियम, ऑब्लिकली यानी टेढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एन ऑप्टिकल मीडियम 1.33, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, टू अनदर मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। क्वेश्चन को ग्राफिकली डेपिक्ट करो, राइट। While passing from the first medium to second medium, the ray of light will bend towards the normal. अगर इतना भी नहीं आता है तो फिजिक्स पढ़ना छोड़ दो। Rarer to denser, bend towards the normal. Bend away from the normal, move along the normal, suffer TIR. Simple question. You want to register your name for the examination. For registration purpose, you need a passport size photo of yourself. When you went to the studio, photographer told you to sit on a chair in front of the white screen in a room. ठीक है, बैकग्राउंड व्हाइट चाहिए। दिस इज पर्पसफुली डन सो दैट यू एज ए ऑब्जेक्ट शुड स्टैंड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कैमरा लेंस, बट श्योरली नॉट एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर और डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। सो डायग्राम बनाने की कोशिश करो। आर आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी पहले फोकस आता है फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, बराबर। और हमको डिमिनिश्ड रियल इमेज चाहिए, स्क्रीन पे लेना है ना, तो फोटोग्राफिक फिल्म पे लेना है, तो डिमिनिश्ड रियल इमेज चाहिए, एफ और सी। सो डिमिनिश्ड इमेज के लिए कहाँ रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट? यहाँ पर रखेंगे तो वर्चुअली बन जाएगा, सी और एफ के बीच में रखना पड़ेगा, तब जाके जो इमेज बनेगा वो भी सी और एफ के बीच में बनेगा। थोड़ा सा एफ के पास में लेके नहीं, थोड़ा सा सी के पास में रखो, सी पे सेम साइज का बनता है, तो आई थिंक सी के पीछे ही बनाना है, सी के पीछे बनाना है, सी के पीछे रहेगा ना ऑब्जेक्ट, तो ही उसका डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। जैसे जैसे नजदीक लेते जाते हैं मैग्निफिकेशन बढ़ता जाएगा, सो सी के पीछे रखना है। सो दिस इज पर्पसफुली डन, डायग्राम पता होना चाहिए, रे डायग्राम लाइट का। दिस इज पर्पसफुली डन सो दैट यू एज एन ऑब्जेक्ट शुड स्टैंड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कैमरा लेंस, बट श्योरली नॉट एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, सही है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रीजन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड आर दैट इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन एंड इज ऑल्सो डिमिनिश्ड इन द साइज, दोनों सही है, और रीजन भी असर्शन का सही जवाब है। तो बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए।
29 नंबर का ऑप्शन ए सही जवाब है। फिर 30 नंबर, रिवर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर्स एट ए हायर ऑल्टीट्यूड हैव ए सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। हाँ, ग्लेशियर्स पिघलते हैं और पानी बहता रहता है। दिस इज बिकॉज आइस इन द हाई माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस। हाँ, बहुत सारा आइस है, स्पेसिफिक कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, तो सनलाइट इतनी हीट दे नहीं पाती है, तो धीरे 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 स्नो पिघलता है। This is due to high specific capacity of the ice, low specific capacity of the ice, low specific latent heat of fusion of ice, high specific latent fusion of ice। डी वाला ज्यादा सुटेबल है। ये तो ठीक है, बट डी वाला ज्यादा सुटेबल है। बर्फ को पिघालने के लिए जो लेटेंट हीट चाहिए 33600, हाँ 33600 जूल्स पर केजी, इतनी सारी हीट चाहिए बर्फ को पिघालने के लिए। ट्रिपल जीरो, 36600, इतनी सारी हीट चाहिए जो कि सनलाइट दे नहीं पाती है। राइट, सो अल्टीमेटली डी इज द करेक्ट आंसर। 31, if three resistors R1, R2, R3 are connected in the series, राइट, और R1, R2, R3 का रिलेशन दिया हुआ है, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट I1, I2, I3? if three resistors are connected in the series, तो एक के पीछे एक हो गया, सीरीज का मतलब R1, R2 और R3, और करंट फ्लो करा रहे हैं। अब करंट तो सेम ही होगा, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम ही रहता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन एनालिसिस। 31 का आंसर होगा ए, करेक्ट है। 32 साउंड का है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ बिटवीन पी क्यू एंड आर? पी क्यू एंड आर के बीच की वेवलेंथ का रेशियो, तो किसी एक को वेवलेंथ मान के चल लो। लेट्स से हम इसको वेवलेंथ बना लेते हैं, राइट, सबसे बड़े वाले को बनाते हैं। सबसे बड़े वाला, ये सबसे बड़े वाला है, इसकी एक वेवलेंथ इतनी आएगी, तो ये है हाफ वेवलेंथ। सो आप ऐसा कह सकते हो λ/2 हाफ वेवलेंथ है ये। अब इसकी हाफ के अंदर इसकी पूरी वेव आ जा रही है, तो ये अगर इसको हम वन वेव ले लेते हैं, तो ऐसी एक वेव के अंदर, इसको जाने दो, इसको अगर हम एक वेव ले लेते हैं, तो ऐसी एक वेव के अंदर ऐसी कितनी वेव्स आएगी? ये एक आई, फिर ये दूसरी आएगी, तो यहाँ पे 2 टाइम्स आएगी। यहाँ पे कितनी आएगी? ये एक आई, फिर ये दूसरी आई, फिर ये तीसरी आई, तो इसमें 3 टाइम्स आएगी। सो रेशियो ऑफ द वेवलेंथ बिटवीन पी क्यू एंड आर 3 to 1। सिंपल जवाब 3, 2 and 1। जो सबसे बड़ा है उसको एक वेवलेंथ बना लो, ऐसा थोड़ा ड्राइंग करके अंदाजा लगा दो, सही जवाब मिलेगा। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, heat is absorbed by a body but its temperature does not rise, which of the following statement is correct? हाँ, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, जब भी चेंज ऑफ स्टेट होता है, जो भी हीट मिली वो सारी हीट बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो जाती है। ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी रिमेन सेम। अब यहाँ पर देखो, टेम्परेचर का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर का डेफिनेशन है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और हीट का डेफिनेशन है टोटल केई प्लस पी, सारे मॉलिक्यूल्स की केई और पी। तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होगी ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। ओनली पी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस बट केई रिमेन्स द सेम। हम ऐसा कह सकते हैं, हीट तो वो एब्जॉर्ब करते जा रहा है, तो हीट बढ़ रही है, बट केई सेम टू सेम रह रही है। बोथ केई एंड पी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, अगर दोनों बढ़ रही है तो की बढ़ रही है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं, मतलब ये भी गलत है। देयर इज नो इंक्रीज इन द पी एंड के, दोनों चेंज ही नहीं हो रही है, बट ऐसा भी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी हीट के साथ साथ, तो ऑप्शन बी ही सही जवाब है। 33 का बी, ओनली
T of the molecule increases but kinetic energy remains the same. Assertion and reason, electricity and magnetism. When current is passed through a wire, magnetic field is generated around the wire. हाँ सही बात है. Reason, whenever there is a change of magnetic flux linked with the coil, the induced current is generated in the coil. हाँ पहले आता है induced EMF और induced EMF की वजह से आता है करंट, बट हम ऐसा भी कह सकते हैं डायरेक्टली कि induced करंट आया है, राइट. ये है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों ही सही है. व्हेन द करंट इज पास थ्रू द वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड. असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन का असर्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है. बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. 34 का आंसर बी. फिर 35 नंबर मॉडर्न फिजिक्स का है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस करेक्टली शोज द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स. चार्ज तो प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज, अल्फा का चार्ज. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, करेक्ट. अल्फा पार्टिकल यानी +2. अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम के पार्टिकल्स यानी 2 प्रोटॉन्स होते हैं उसमें. तो 2 प्रोटॉन्स होंगे तो ये वाला नहीं आएगा, यानी बी तो गलत है. फिर प्रोटॉन का तो ये सही है, इलेक्ट्रॉन पे भी ये नहीं है तो ये भी गलत है. नेक्स्ट वाले पे जाओ. न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है ना, न्यूट्रॉन पे कहाँ कुछ चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ये सही है. जो सही है वहां पर एरो लगाओ, सही नहीं है वहां पे एरो नहीं लगाओ. तो प्रोटॉन का सही है, यहाँ पे ये प्रोटॉन वाला भी सही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाला सही है, इलेक्ट्रॉन वाला भी सही है, बट प्रोटॉन वाला तो गलत है. थर्ड वाले पे जाओ. विच ऑफ द, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, ठीक है. और हमको तो अब ए और सी में से ही डाउट लग रहा है क्योंकि डी में 2 क्रॉस तो मिल गए. अब अल्फा पार्टिकल पे यस, अल्फा पार्टिकल का मैंने कहा 2 है एटॉमिक नंबर, यानी 2 प्रोटॉन्स है. न्यूट्रॉन्स पे चार्ज होता है कि नहीं होता है क्या पता. अल्फा पार्टिकल तो सही ही है, अल्फा पार्टिकल का वही तो मिला और अल्फा पार्टिकल ही लिखा हुआ है. तो कौन सा सही है देखो, फिर से एरोज बनाते हैं यहाँ पे. न्यूट्रॉन का पता नहीं था यहाँ पे, बाकी तो सब सही है. अल्फा के लिए भी सही है, अल्फा के लिए भी सही है, अल्फा के लिए भी सही है. अब सिर्फ न्यूट्रॉन का बचा. यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, ये गलत है, एक चौकड़ी आ रही है इसके अंदर. हमको विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी गई है. अब डी में तो 2 चौकड़ी आ गई, उसको जान दो. बी में भी एक चौकड़ी तो आ ही गई कि अल्फा पार्टिकल पे ये तो चार्ज नहीं होता है. अब सी को देख लो, सही है, सही है, सही है. हाँ अल्फा पार्टिकल का ये चार्ज होता है, सही है. सी सही जवाब. 35 का सी सही जवाब है. एनालिसिस करते आना चाहिए. प्रोटॉन पे ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज है, हाँ है. अल्फा पे ये चार्ज है, हाँ है. ए पे ये है, यहाँ पे ये नहीं है. न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, यानी ये फिर गलत ही हो गया. न्यूट्रॉन वाले तो बाय डिफॉल्ट गलत हो गए. 36 नंबर फोर्स वर्क पावर एनर्जी. अनु अम्मी परचेस्ड आइसक्रीम इन द प्लास्टिक बॉल्स एंड कोन्स. ठीक है, प्लास्टिक का बॉल था और उसने आइसक्रीम ली कोन के अंदर, रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग देयर आउटिंग एट द साइंस फेयर आफ्टर कंज्यूमिंग देयर आइसक्रीम्स. अनु स्टेटेड दैट रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे वर फिल्ड विथ आइसक्रीम और एम्प्टी, the center of gravity of the objects would remain unchanged. हाँ कहने का मतलब है बॉल है यानी कि एक स्फीयर है और दूसरा वाला एक कोन है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, चाहे वो भरे हुए हो या खाली हो. एकदम सही बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां का वहीं रहेगा. अगर सॉलिड है तो भी ज्योमेट्रिक सेंटर और पूरा होलो है तो भी ज्योमेट्रिक सेंटर. सो डू यू एग्री विद द अनु एंड वाई. तो मैं तो एग्री कर रहा हूं अनु के साथ में कि अनु ने क्या कहा. आफ्टर अनु स्टेटेड दैट रिगार्डलेस वेदर, मतलब अनु का कहना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा. तो अनु स्टेटेड कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा. तो सॉलिड वाले में, स्फीयर में तो सेम ही रहने वाला है. कोन में शेप की वजह से जब भरा हुआ है तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा और खाली हो जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा.
तो ये खाली वाला है जिसमें थोड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, और ये भरा, भ कैसे लिखते हैं, हिंदी का भरा हुआ है। तो नहीं, तो फिर मैं अनु के साथ एग्री नहीं हूँ। अनु के साथ आई एम नॉट एग्री। अनु के साथ एग्री नहीं हूं मैं कि नो। रीजन ऐसा लिख सकते हो कि फॉर स्फीयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन सेम regardless of whether it is filled or not, but in case of the cone, when it is filled the center of gravity is higher and when it is empty the center of gravity is lower. So sentence में भी लिख सकते हो, ड्रॉ करके भी बता सकते हो, राइट मिलेगा। The picture below shows a boy climbing the rope ladder hanging from the branch of the tree. The boy in the picture finds it difficult to climb the ladder as it turns about the axis where he is holding. The instructor tells the boy to stretch the body with the hands stretched up and make the body parallel to the ladder and climb. अच्छा, वो ऐसा हो रहा है ना, तो इसमें ट्विस्ट आ रहा है, लैडर ऐसी गोल गोल घूम जा रही है। तो इंस्ट्रक्टर क्या कहता है, टू स्ट्रेच द बॉडी विद द हैंड स्ट्रेच्ड अप एंड मेक द बॉडी पैरेलल टू द लैडर, मतलब ऐसे ऐसे चढ़ना है, ऐसा झुक के नहीं चढ़ना है। तो सही कह रहा है इंस्ट्रक्टर। झुकने में प्रॉब्लम क्या है, वो विच फोर्स कॉज द लैडर टू टर्न, मूवमेंट ऑफ फोर्स लग जाएगा, राइट। यहाँ पे एक क्या कहता है, हिंजिंग हो जाएगा और ये बॉडी की वजह से फोर्स लगेगा तो वो गोल घूमेगी, घूमने का ट्राई करेगी। हाउ डज कीपिंग द बॉडी पैरेलल टू द लैडर मेक्स द क्लाइंबिंग इजियर, मूवमेंट ऑफ फोर्स विल बी जीरो। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाएगा, अल्टीमेटली क्लाइंबिंग इजी रहेगा। या करेक्ट। फिर 38 नंबर, ये इसमें तुमको सेंटेंस के फॉर्म में पूरा लिखना चाहिए। विच फोर्स कॉज द लैडर टू टर्न, मूवमेंट ऑफ फोर्स, सही जवाब है। हाउ डज कीपिंग द बॉडी पैरेलल टू द लैडर मेक सेंस, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स विल बी जीरो, ऐसा पूरा सेंटेंस लिखो। मूवमेंट ऑफ फोर्स विल बी जीरो व्हेन हिज बॉडी इज पैरेलल टू द लैडर। फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी का है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मतलब है कि जब तुम एक्सेलरेशन पैडल दबाते हो गाड़ी आगे जाती है। अब तुमको पता है आगे ऑब्स्टिकल आ रहा है, जैसे ही पैडल छोड़ देते हो गाड़ी अपने इनर्शिया से ही मूव करती है। नाउ दिस टाइम, नाउ मीनवाइल ड्यूरिंग दिस, when you release the acceleration pedal and the car goes on moving under the effect of its own inertia, तब क्या होता है कि कार की काइनेटिक एनर्जी को यूज करके बैटरीज चार्ज होने लगती है। जब तुम पैडल दबाते हो तो बैटरीज डिस्चार्ज हो रही है, कार को आगे लेके जा रही है। जैसे ही एक्सेलरेशन पैडल छोड़ देते हो तो उसी काइनेटिक एनर्जी से फिर से बैटरीज चार्ज होने लगती है। बहुत ज्यादा तो चार्ज नहीं होती बट फर्क पड़ता है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग उसको कहता है कि ब्रेकिंग हो रहा है बट उसको रीजनरेट यानी पावर जनरेट हो रहा है। तो वही मोटर्स जो पहले पावर कंज्यूम कर रही थी, अब वही मोटर्स राइट पावर प्रोड्यूस करके बैटरीज को चार्ज कर रही है। इन्वॉल्व्स हार्नेसिंग द एनर्जी दैट इज टिपिकली लॉस्ट व्हेन ए कार डिसेलरेट्स, मैंने वही कहा, एंड ब्रेक्स एंड इंस्टेड यूजिंग इट टू रिचार्ज द कार्स बैटरी। तो वही के कार की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए वो काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं, unlike traditional braking systems that simply dissipates energy. Regenerative braking allows some of that energy to be recycled. तो जो भी काइनेटिक एनर्जी थी कार के पास, राइट, उस काइनेटिक एनर्जी से बैटरीज चार्ज होंगी। So what is the energy conversion process that results in the wastage of energy in a normal car? तो बिना रीजनरेटिव ब्रेकिंग के जो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, यू कैन से इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जो शूज होंगे, ब्रेक शूज, उसके साथ में हीट प्रोड्यूस होगी। How does regenerative braking differ from the normal braking in terms of the energy conversion? So regenerative braking के केस में जो भी kinetic energy है, it gets converted into the chemical energy. Batteries charge हो रही है। So you can make this as a sentence. What is the energy conversion taking place? Wastage of the energy in the normal car. तो ऐसा लिख सकते हो, kinetic energy gets dissipated into heat energy. और यहाँ पर लिखोगे the kinetic energy gets converted to the chemical energy. इतना शॉर्ट लिख दो, सही ही मिलेगा। John is trying to create musical note using water filled bottles. हाँ, तो सेम टाइप का क्वेश्चन ऊपर किया था। एयर कॉलम, ज्यादा एयर कॉलम होगा कम आवाज देगा, कम एयर कॉलम होगा ज्यादा आवाज देगा, ऐसा ही है, राइट। एयर कॉलम ज्यादा होगा, यहाँ पे एयर कॉलम ज्यादा है
तो ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगे, ज़्यादा आवाज़ होगी, हियर द लाउडनेस विल बी मोर, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बहुत अलग अलग केसेस है, बट यहाँ पर क्योंकि वो म्यूज़िक बजा रहा है तो यहाँ पे लाउडनेस ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी विल बी लेस, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और इन दोनों में इंटरमीडिएट। लेट्स सी द क्वेश्चन, विच ऑफ द बॉटल इज लाइकली टू प्रोड्यूस अ म्यूजिकल नोट विद द हाईएस्ट पिच। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किस में होगी, तो बी सही जवाब होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी बी वाले केस में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एयर कॉलम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर 40 नंबर वाला, व्हेन श्याम द बैंड लीडर स्ट्रक बोथ द बेस ड्रम्स एंड द कैटल ड्रम यानी छोटा वाला ड्रम with equal force, the bass drum emitted a sound of 120 dB, right? Loudness, dB yani loudness, whereas the kettle drum produced 90 dB. Explains the discrepancy in the loudness. क्यों? सेम फोर्स से मारा है, बेस ड्रम ज्यादा लाउडनेस प्रोड्यूस कर रहा है, कैटल ड्रम कम लाउडनेस प्रोड्यूस कर रहा है, तो रीजन है एरिया ऑफ वाइब्रेशन इज मोर इन बेस ड्रम, whereas the area of vibration is lesser in case of the kettle drum, right? आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, तब तक पढ़ो, ट्राई करो।